लेकिन सर ऐसे में जो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस हैं, उन्होंने इजराइल के खिलाफ वाज़ेह इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि इजराइल इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रखना चाहता है और भी बहुत सारी बातें की गई। क्या ये इल्जामात अमरीका इजराइल के मौजूदा ताल्लुकात को मुतासिर करेंगे? जी, मैंने यही अर्ज किया पिछले सवाल के जवाब में कि जो जेडी वैंस ने कहा है वो मेरी बात को सपोर्ट अब हुई है। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि ये नेतन्याहू के लिए सर्वाइवल है बुनियादी तौर पर, क्योंकि अगर यहाँ पे अमन हो जाता है तो नेतन्याहू अपने लोगों को क्या कहेंगे, मैंने एक साल के अंदर या 8 महीनों के अंदर 2 जंगें क्यों की, अमन तो नहीं हुआ। इजराइल वो नहीं कर सका जो ईरान के अंदर रजीम है, न्यूक्लियर है, मिसाइल प्रोग्राम है, तो वो नहीं हुआ। तो ये एक सर्वाइवल की जंग है बुनियादी तौर पर नेतन्याहू की, जिसकी वजह से वो 2 ऑप्शन से करना चाहता है। उसके बाद 2 ही ऑप्शन है कि या ये ऑल आउट जंग होती रहे, और अगर ऑल आउट नहीं होती तो आजकल जो चल रहा है यही होती रहे कि नो वॉर और नो पीस के दरमियान रहे। वो कर भी यही रहा अपने पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। हिजबुल्लाह को हमले क्यों कर रहा है रिपीटेडली? क्योंकि उसको पता है कि ईरान ने 3 दफा जो MOU साइन किया, पहले पैराग्राफ में हिजबुल्लाह नहीं लेबनान का नाम लिखवा लिया है, जिसका मतलब है कि ईरान की बहुत सेंसिटिविटी है। पहला पैराग्राफ में अगर लेबनान 3 दफा है तो ईरान की हिजबुल्लाह से सेंसिटिविटी की वजह से वो उसी को हिट करता है, ताकि ईरान को ड्रैग करे वापस जंग के अंदर, ऑल आउट जंग के अंदर। और उसको अभी तक ये यकीन है, मेरा मानना ये है कि अगर ईरान, लेकिन अगर ईरान लेबनान के मामले पर सेंसिटिव है तो फिर अमेरिका खुद भी चाहता है कि जंग बंदी हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुल जाए, तो फिर वो इजराइल को क्यों नहीं रोकता? हमेशा से हम यही कहते आए हैं कि अमेरिका और इजराइल एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो अगर अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुले, जंग बंद हो, और हम ये अभी आगाज में भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि अमेरिका तो मजबूर हो गया, तो फिर वो इजराइल को रोकता क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि यहाँ पे स्टेक बहुत ज्यादा है ज़ायनिस्ट लॉबी के, और इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है मिलिट्री में भी, उनकी इकोनॉमी में भी, और सबसे बढ़कर मीडिया में बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर है कि वो एक हद से ज्यादा इजराइल को नाराज नहीं करते। अब आप कह रही हैं कि रोके कैसे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक जितनी दफा नेतन्याहू को क्रिटिसाइज किया है वो ऑपरेशन या हमला करने के बाद किया है। वो कहते हैं अच्छा नहीं किया, होना नहीं चाहिए था, मुझे पसंद नहीं आया। जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रोहिबिटिव और प्रीएम्प्टिव नहीं मैसेज देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये डिक्लेयर करें, ऑफिशियली पब्लिक में अनाउंस कर दें कि अगर ईरान और इजराइल के दरमियान दोबारा एस्केलेट हुआ और उन्होंने इंडिपेंडेंट किया इजराइल ने, तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, तब जाकर ये नेतन्याहू बाज आएगा। अभी तक वो नेतन्याहू की ये उम्मीद है कि जितना मैं ड्रैग करूंगा हिजबुल्लाह को, इतना ईरान आएगा, और अगर ईरान आ गया तो अमेरिका मेरी मदद को आएगा। खालिद चिश्ती साहब, मुझे तो ये दिखाई नहीं देता कि इजराइल कभी भी रुकने वाला है, क्योंकि उसका जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है ना, वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ता है। तो ये तो नजर नहीं आता कि ये सिलसिला रुकेगा। जी बिल्कुल, जिस मैंने कहा ना कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली डिलेमा में है, और GCC अरब ममालिक भी एक डिलेमा के अंदर है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसी में है कि मैं लेगेसी क्या छोड़े जा रहा हूं, मेरी वोटर या जो वोट बैंक है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, खासतौर पर अगर मैंने इजरायली लॉबी को, उनके सपोर्टर्स को, नेतन्याहू को नाराज किया तो यहाँ मुझे बैक होम इलेक्शन में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ये डिलेमा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह भी डिलेमा है कि मेरी वजह से दुनिया में ऑयल प्राइसेस हैं, इकोनॉमी है, और बहुत ज्यादा जो इंस्टेबिलिटी है वो मुझे कसूरवार समझा जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जो आपने ईरान की अभी बात तो नहीं की, लेकिन ईरान के अंदर भी एक आखिरी मैं कहना चाहूंगा कि ईरान को भी एक ऑब्लिगेटरी होल्ड बैक या रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। जब भी एक एडवांटेज होता है आपने उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, आपने अपने एडवांटेज को डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं बढ़ाना होता, जिसका मतलब यह है कि लेडर ऑफ एस्केलेशन ईरान को बहुत केयरफुली ऊपर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वो बैकफायर करेगी तो ईरान का जो एडवांटेज है वो भी लूज होने का खतरा लगता है मुझे। अच्छा, फिर ये देखें कि 7 रोज से जारी इस वहशियाना बमबारी को अगर हम देखें तो रूस और दीगर इलाकाई ताकतों का अब तक खामोश या फिर महदूद किरदार क्या जाहिर कर रहा है? क्या वो ईरान को इस नहज पर तन्हा छोड़ चुके हैं और ईरान अब जो चाहे वो कर सकता है? अपनी जंग तो वो लड़ ही रहा है, लेकिन ऐसे में जो इस खित्ते के दीगर ममालिक हैं जिनका बहुत ज्यादा स्टेक है, वो क्यों खामोश हैं? वो तो मरीज जनवरी से खामोश हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिप्लॉयमेंट की थी तो एक रूस की नेवी ने छोटी सी एक्सरसाइज की थी आकर इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के साथ मिलके, और हम जैसे लोगों को लगा कि शायद रूस एक्टिवली आएगा जब भी जंग लगी। ये पीस टाइम में शुरू की थी उसने, लेकिन वो नहीं आया। जो ईरान के हक में चीन और रूस कर रहे हैं वो एक लिमिटेड है, कोवर्ट है, और दूसरा ये है कि उनकी अपनी इंटरेस्ट भी कन्वर्ज करती है जंग के कंटिन्यूएशन में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जंग को चाहते हैं होती रहे, लेकिन उनको बेनिफिट है। रूस कैश पे तेल बेच रहा है, चाइना को ये पता है कि जितने वेपन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जितना स्टॉक पाइल कम हो रहा है अमेरिका का, वो चाइना के खिलाफ डिफरेंस कम हो रही है और कॉम्प्रोमाइज हो रही है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ताइवान।
तो ये बिगर पिक्चर देखें तो चाइना भी इत्मीनान में है कि जितनी एग्जॉशन हो जाए, और लॉन्ग टर्म में चाइना ये चाहता है कि ये दुनिया एस्टेब्लिश कर ले कि ईरान जैसे मुल्क का अमेरिका मुकाबला नहीं कर सका तो चीन का कैसे करेगा। बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी। अगर चाइना ये देखना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में किस पोजीशन पर है, तो ईरान के पास कितनी मिलिट्री माइट है, मैं ये जानना चाहूंगी। अभी आप भी देखें, उन्होंने कहा कि अगर 2 से 3 रोज तक ये जंग जारी रहती है तो फिर हम ऐसा हशर करेंगे कि ये याद रखेंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगी। अमेरिका ऐसा क्या कर सकता है? ईरान ऐसा क्या कर सकता है? ईरान के पास क्या है? देखिए, ईरान के पास अगर कुछ था तो वो 40 दिनों की जंग के अंदर वो एस्केलेट कर चुका होता। हाँ, एक चीज अभी भी है जिस पे रुके हुए हैं दोनों साइडें, जो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक डायमेंशन हो सकती है। अभी अमेरिकन ने इनके जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट और बिजली घरों पे हमले किए हैं, लिमिटेड किए हैं बहुत। और आपको याद होगा 40 दिन की जंग में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने शुरू किए थे, इजराइल ने शुरू किए, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को रोक दिया था। उसकी वजह यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऑपोजिट ओमान की जो कोस्ट है, उसके ऊपर तकरीबन 716 के करीब वाटर डिसलिनेशन प्लांट तमाम मिडिल ईस्ट को समंदर से पानी साफ करके मुहैया करते हैं। अच्छा। इन मुल्कों को जो 716 के करीब प्लांट हैं, वो कतर को देते हैं, वो यूएई को देते हैं, सऊदी अरब को देते हैं, ओमान को, ये पानी साफ देते हैं। अमेरिका चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट का पानी बंद कर सकता है। अमेरिका नहीं, ईरान करेगा, क्योंकि ईरान अगर ये इस तरह की कैंपेन शुरू कर दे, डिस्ट्रक्शन करनी, ड्रोन्स इन पर हमले, बिजली घर, देखिए वहां पे जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट है वो पावर से चलते हैं और बिजली घर भी लगे हुए हैं साथ साथ। तो अगर ईरान उन बिजली घरों को तबाह करना शुरू कर दे तो वाटर डिसलिनेशन रुक जाएगी या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यूएई के पास सिर्फ तकरीबन 40 दिन का पानी की स्टोरेज का ऑप्शन है। सऊदी अरब, कतर और बाकी कुवैत, तमाम मुल्कों के पास 4 से 7 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी है। अब इमेजिन करें मिडिल ईस्ट का क्या नक्शा होगा अगर पानी की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस बात करूं तो खलीज में ईरानी जवाबी हमलों का मतलब हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग और जो रेमिटेंसेस के निज़ाम हैं वो क्रैश हो सकते हैं। इस्लामाबाद इस भयानक मंजरनामे से निपटने के लिए अब तक क्या होमवर्क कर चुका है? क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, वो तो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, हमारी लीडरशिप है, वो बेहतर समझती होगी, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक एनालिसिस ऑफर कर सकता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि ये फोर्सी किया था, ऑयल के भी क्राइसिस हैं, रेमिटेंस के डेफिनेटली हैं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी जितनी अब मिडिल ईस्ट के अंदर आई है, आपने देखा रेमिटेंस सारी दुनिया के इफेक्ट होंगे, क्योंकि कारोबार इफेक्ट हुआ है, होटलिंग इफेक्ट हुई है, टूरिज्म इफेक्ट हुई है, एयरलाइन इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। तो इतना कुछ होने के बावजूद इसीलिए आपने देखा कि न्यू फाउंड उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिए, तेल की एक्सपोर्ट बढ़ा दी है, तेल की कीमत बहुत कम कर दी थी। तो आई होप एंड प्रे, हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि ईरान से डायरेक्ट, अब हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम एक रेलेवेंस गेन कर चुके हैं, लोगों को डिविडेंड्स पहुंचने चाहिए हमारी इस अचीवमेंट के, और वो है गैस पाइपलाइन फ्रॉम ईरान, ताकि हम दुनिया में जो भी इनसिक्योरिटी पैदा हो हम उससे बचे रहें।